मैं प्रकाशन चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी से। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर सर्वनाम, कुछ कक्षाओं में सर्वनाम उनके पाठ्यक्रम में शामिल है। इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सर्वनाम से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और सर्वनाम क्या है इसके संबंध में हम विस्तृत अध्ययन आज इस वीडियो में करेंगे। आइए देखें सर्वनाम क्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे और पढ़ेंगे नंबर 1 सर्वनाम क्या है, नंबर 2 सर्वनाम के भेद उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है सर्वनाम के भेद प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के अलग भेद हैं और प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के अलग भेद हैं। दोनों भेदों को हम पढ़ेंगे। साथ ही पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कौन कौन से भेद हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, निजवाचक सर्वनाम क्या है, तथा पुरुषवाचक एवं निजवाचक सर्वनाम, इन दोनों में जो कुछ सर्वनाम शब्द है दोनों में एक से आते हैं, लेकिन इसके बाद भी कैसे उसमें अंतर है इसको भी हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हम। सर्वनाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ देखें तो सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सभी, और नाम जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नाम वाले शब्द, अर्थात सभी नाम वाले शब्द। यहाँ पर नाम से आशय व्यक्ति के नाम से है, स्थान के नाम से है, वस्तुओं के नाम से है और अन्य नाम से है। तो सभी नाम वाले शब्द के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जितने भी संज्ञा है, संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। अब परिभाषा के रूप में देखें, जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से संज्ञा की पुनरावृत्ति नहीं होती एवं वाक्य में सुंदरता आ जाती है। यहाँ पर सुंदरता से आशय है कि जैसे मान लो एक उदाहरण के लिए कि राम जाता है, राम खेलता है, राम पढ़ता है, बार बार जब संज्ञा शब्द या राम ही राम आता है तो उसके स्थान पर हम सर्वनाम का उपयोग कर देते हैं, तो उसकी संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति नहीं होती और वाक्य में सुंदरता भी आ जाती है। अब सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, मैं, तुम, वह, उसका, उसकी, तुम, आप आदि, इस तरह के ये शब्द हैं, ये संज्ञा शब्द के बदले में आते हैं, इन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भेद, बहुत सारे विद्वान सर्वनाम के अलग अलग भेद बताते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अगर देखें तो कोई 2 भेद बताते हैं और कोई 6 भेद बताते हैं, पर दोनों ही सही हैं। उत्पत्ति के आधार पर देखें तो इसके 2 भेद हैं। मौलिक, जिनको मूल सर्वनाम कहते हैं, मूल अर्थात जो जिनका मूल रूप से हम प्रयोग करते हैं, और यौगिक सर्वनाम जिसका थोड़ा सा रूप परिवर्तन करके हम प्रयोग करते हैं, वो यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर इसके 2 हैं। प्रयोग के आधार पर हम देखें तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, इसके 6 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी और 3 प्रकार पाए जाते हैं, वो आगे हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो ये सर्वनाम के प्रमुख रूप से जो 2 आधार है उसके भेद मैंने आपको बताया। आगे अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के प्रमुख रूप से 2 भेद माने गए हैं। नंबर 1 मौलिक सर्वनाम और दूसरा यौगिक सर्वनाम। अब इन दोनों का हम अध्ययन करेंगे। मौलिक, जिनको मूल सर्वनाम भी कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे कि सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है उसी रूप में प्रयोग करने पर उसे मूल सर्वनाम या मौलिक सर्वनाम कहते हैं। इनकी संख्या 11 मानी गई है। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मौलिक सर्वनाम या मूल सर्वनाम कितने होते हैं, तो इनकी संख्या 11 मानी गई। इसे अब अच्छे तरह से आप याद रखना कि इनकी संख्या 11 मानी गई है। ये 11 कौन कौन से मूल सर्वनाम हैं, मैं,
तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई एवं कुछ, ये 11 मूल सर्वनाम हैं और इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो ये मौलिक सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन इनके रूप में इनके बाद अगर जो अन्य जो सर्वनाम होते हैं जिनका थोड़ा सा परिवर्तन के बाद हम उपयोग करते हैं तो वो कहलाते हैं यौगिक सर्वनाम। देखिए हम यौगिक सर्वनाम क्या है। जब मूल सर्वनाम पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है और उसमें जो परिवर्तन होकर नया शब्द बनता है उसे यौगिक सर्वनाम कहते हैं। इसको अगर हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं सर्वनाम है, मूल सर्वनाम है, इसमें कारक को जुड़ा तो कारक को जोड़ने पर ये शब्द बनता है मैं को शब्द बनता है, किंतु हम मैं को शब्द ना बोलकर उसको क्या कहते हैं, मुझको शब्द का उपयोग करते, अर्थात मुझको भी एक सर्वनाम बन गया। लेकिन ये मुझको क्या कहलाएगा, यौगिक सर्वनाम कहलाएगा, क्योंकि इसमें कारक जुड़कर इसके रूप का परिवर्तन हो गया है। तो मैं को से मुझको का यही परिवर्तन यौगिक सर्वनाम कहलाता है। इसी तरह मैं और इसमें से अगर कारक जोड़ देते हैं तो मैं से हो जाता है और मैं से के स्थान पर हम मैं से ना बोलकर मुझसे शब्द का प्रयोग करते हैं और यही मुझसे का प्रयोग यौगिक सर्वनाम कहलाता है। तो ये आपने जान लिया कि मौलिक सर्वनाम क्या होते हैं और इनकी संख्या 11 होती है। ये अच्छी तरह से आप इसको याद रखना है। और इन 11 के अतिरिक्त जो सर्वनाम होते हैं वो यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे हम सर्वनाम के भेद प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद माने गए हैं। इसके बारे में हमने अभी इसके पहले बताया था। ये 6 भेद कौन कौन से हैं? प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम। अब इनका पृथक पृथक हम अध्ययन करेंगे और इनके उदाहरण भी देखेंगे। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहलाते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता लेखक द्वारा स्वयं के लिए, सुनने वालों के लिए या अन्य किसी और के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात व्यक्ति अपने लिए या जो श्रोता रहता है उसके लिए या अन्य किसी व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति के लिए जब शब्दों का प्रयोग करता है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके भी 3 प्रमुख भेद हैं। पहले है उत्तम पुरुष। इसमें वक्ता स्वयं अपने लिए शब्दों का प्रयोग करता है, अपने लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, मतलब स्वयं के लिए प्रयोग करता है। जैसे हम, मैं, मेरा, मुझको, हमारा, मुझे, हमें। तो ये स्वयं के लिए प्रयोग करता है व्यक्ति, तो वो उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखें कि मैं भोपाल जा रहा हूँ, मतलब मैं अपने स्वयं के लिए उपयोग किया है, तो ये उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष सर्वनाम। इसमें सुनने वाला, श्रोता के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति या तो स्वयं बोलेगा, जो बोलने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष, जो सुनने वाला व्यक्ति हो मध्यम पुरुष, और जिसके संबंध में कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति है जिसके संबंध में जो व्यक्ति चर्चा कर रहे हैं तो वो अन्य पुरुष कहलाते हैं। तो अब मध्यम पुरुष देखें, इसमें सुनने वाला, श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, तुम, तुमको, तुझे, तू, ये जो शब्द सर्वनाम होते हैं ये मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तुम या आप भोपाल जा रहे हो, मतलब यहाँ पर हमने सामने वाले श्रोता के लिए ये शब्द का प्रयोग, ये सर्वनाम का प्रयोग किया है कि आप भोपाल जा रहे हो या तुम भोपाल जा रहे हो, तो ये मध्यम पुरुष सर्वनाम का एक उदाहरण है। तीसरा अगर हम देखेंगे अन्य पुरुष, इसमें वक्ता एवं श्रोता को छोड़कर अन्य जिनके लिए बात की जाती है उनके लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो अन्य पुरुष सर्वनाम है। तीसरे व्यक्ति के लिए जब बात की जाती है तो वो अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। कि वह अच्छा लड़का है या वह भोपाल जा रहा है, मतलब इसमें ना तो वक्ता शामिल है ना श्रोता शामिल है, वरन तीसरे व्यक्ति के लिए ये बात की जा रही है, तो ये अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। आगे हम देखेंगे दूसरा इसका प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आगे हम देखते हैं कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चयपूर्वक संकेत करे
वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगर बिल्कुल निश्चित रूप से अगर किसी बात को हम कहते हैं तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाता है। अर्थात निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना एवं भाव के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। वह जा रहा है, मतलब निश्चित तौर पर हम ये बात पर आश्वस्त हैं कि वह जा रहा है, यह पुस्तक है, वह गोपाल की गाय है आदि। इस तरह की जो बातें हैं ये निश्चित रूप से हम ये कह रहे हैं कि ये जा रहे हैं। तो इनमें जिन शब्दों का प्रयोग हुआ यह है, वह है, तो ये कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें निश्चय हो, अर्थात निश्चय का संकेत मिल रहा हो। तो ये क्या कहलाते हैं? निश्चयपूर्वक संकेत मिलता है तो वो कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अगर हम देखें अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक के बिल्कुल प्रतिकूल है, उल्टा है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम या सबनाम लिखा गया सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शायद छत पर कोई है, यहाँ पर अभी निश्चित नहीं है, शायद छत पर कोई है, अनिश्चय है। कल, वह कल आ सकता है, आएगा ही अगर होगा, वह कल आएगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम, और आ सकता है मतलब निश्चय नहीं है तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। आगे हम देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें दो व्यक्ति या दो वाक्यों का संबंध प्रदर्शित किया जाता हो। जिस सर्वनाम से दो अलग बातों का संबंध प्रकट हो अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों से संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें कि वह कौन है जो दरवाजे के पास खड़ा है, तो वह कौन है जो दरवाजे के पास खड़ा है, इसमें दो उनका संबंध जोड़ा जा रहा है तो ये संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो पढ़ेगा वह बढ़ेगा, तो यहाँ पर ये संबंधवाचक, इसमें दो वाक्यों का संबंध है जोड़ा जा रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और इसमें दो वाक्यों का संबंध जब जुड़ता है और उसमें जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। पांचवा अगर हम देखें प्रश्नवाचक सर्वनाम, नाम से ही स्पष्ट है प्रश्नवाचक, इसमें मतलब ये प्रश्न रहता है। और परिभाषा देखें, जिन सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें, कौन जा रहा है, वह कौन जा रहा है, तो यहाँ पर जो है वो संबंध ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि कौन जा रहा है। भोपाल जाने को किसे कहूँ, भोपाल जाने को किसे कहूँ, ये भी प्रश्न है। वह किसने किया है, वह किसने किया है, ये निश्चित नहीं है और ये प्रश्न है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह कौन खेल रहा है, वह कौन खेल रहा है, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है। अब यहाँ पर विशेष अगर बात करें तो प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए कौन, किसे, किसने सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जबकि अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए क्या का प्रयोग, क्या सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इससे भी कई बार परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। देखें इसको क्या है। कहने या बोलने वाला स्वयं अपने आप के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने या बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए जब किसी शब्द का प्रयोग करता है तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये पुरुषवाचक के उत्तम पुरुष में भी इस तरह की बातें आती हैं। आगे हम इनका अंतर भी देखेंगे। उदाहरण अगर देखें निजवाचक सर्वनाम के, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैंने ये स्वयं अपने लिए बात की है तो ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं ही चला जाऊँगा, तो मैंने स्वयं अपने लिए निजी उसके लिए बात की है तो ये निजवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण होगा। अब विशेष अगर हम बात करें तो निजवाचक सर्वनाम एवं पुरुषवाचक सर्वनाम लगभग मिलते जुलते हैं, क्योंकि इन दोनों में जो सर्वनाम शब्द आते हैं, जैसे आप सर्वनाम हैं, दोनों में आते हैं, किंतु इन दोनों में आने के बाद भी इनमें कुछ मूल अंतर है।
उदाहरण के द्वारा जब हम देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देखें, पहला उदाहरण है पुरुषवाचक सर्वनाम का, आप मुझसे मिलने कल आना। यहाँ पर जो आप है ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य देखिए, मैं अपने आप चला आऊँगा, तो ये निजवाचक का, दोनों में आप सर्वनाम जुड़ा हुआ है। लेकिन पहले वाला जो आप है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। वो क्यों है आगे देखेंगे। उपरोक्त दोनों वाक्यों में आप सर्वनाम आया है, इसलिए इसमें संशय की स्थिति बनी रहती है कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है। तो पहले वाक्य में आप अन्य व्यक्ति के लिए है, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें आप जो है स्वयं के लिए नहीं है, आप मुझसे मिलने कल आना मतलब अन्य व्यक्ति के लिए है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। दूसरे वाक्य में आप जो शब्द आया है वो स्वयं के उपयोग के लिए, मैं अपने आप चला जाऊंगा या आऊँगा, तो ये स्वयं अपने लिए बात की गई है, इसलिए दूसरा जो वाक्य है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। आशा है कि सर्वनाम का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी समस्त शंकाएं क्लियर हुई होंगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी इसे सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा कि मेरे आने वाले अन्य वीडियोस आपको शीघ्रता से प्राप्त हो जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।